मान लेते हैं कि यहां पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर जो है दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर यहां पर जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए, ये मान लेते हैं कि ये फोर्स वेक्टर है। और जो दूसरा वेक्टर एक्ट कर रहा है वो मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर वी। तो एक ही ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक तो ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर बी। अब होता यह है कि इन दोनों को मिलाने से जो है इस ऑब्जेक्ट पर एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है और उसी डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर जाता है। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा उसे हम कैसे पता करते हैं? उसे हम जो है इन दोनों को जोड़ के पता करते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे? हम किसी एक को पहला और किसी एक को दूसरा वेक्टर मानते हैं। तो हम इसे पहला मान रहे हैं और इसे दूसरा मान रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस पहले वेक्टर के हेड के साथ यहां पर ये जो दूसरा वेक्टर का टेल है इसे जोड़ देंगे, कुछ ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहां पर ये जो पहला वेक्टर का टेल है इसे मिला देना है इस दूसरे वेक्टर के हेड के साथ। तो यहां पे ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो यहां पे हमने क्या किया है, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ करके एक रिजल्टेंट वेक्टर आर प्राप्त किया है और इसी डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर जाएगा। तो यहां पे देखिए हो क्या रहा है, यहां पर जो है हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो हमें एक सिंगल वेक्टर मिल रहा है। तो अगर दो वेक्टर को जोड़ने से हमें एक वेक्टर मिलता है तो हम इसी का उल्टा भी तो कर सकते हैं। हम एक वेक्टर को जो है दो वेक्टर में स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो आज हम वही करेंगे, आज हम एक वेक्टर को जो है दो वेक्टर में स्प्लिट करेंगे। तो यहां पे एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और उन दोनों वेक्टर को जो कि एक वेक्टर से टूटते हैं, एक वेक्टर को तोड़ने से प्राप्त होते हैं, उन दोनों वेक्टर को कहा जाता है कि वो है कंपोनेंट। किसके? उस वेक्टर के जिससे कि तोड़ने से हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर हम इस वेक्टर आर को तोड़ दें और ये हमें दो वेक्टर मिले, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये दो कंपोनेंट है किसके? इस वेक्टर आर के। तो आज हम जो है एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ेंगे और उनके कंपोनेंट को पता करेंगे। तो इसके लिए जो है मान लें कि यहां पर जो है ये एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, कुछ ऐसे। यहां पर ये एक वेइंग मशीन रखा हुआ है और इस वेइंग मशीन के अंदर जो इसका यहां पर नीडल होगा, यहां पर इसका जो नीडल होगा वो ये जो नीडल होगा ये वेट को मेजर करता है। तो मान लें कि यहां पर जो है इस वेइंग मशीन के ऊपर यहां पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पर जो है हम इसके अलावा भी तीन अलग अलग केस कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया पहले केस के लिए और यहां पर ये हो गया दूसरे केस के लिए और यहां पर ये हो गया तीसरे केस के लिए। तो अभी आप ध्यान से देखें तो यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इस वेइंग मशीन पे तो होगा ये कि ये जो mg है, यहां पर जो mg है वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो जब mg नीचे की तरफ काम करेगा तो यहां पर इसका जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो रीडिंग हमें दिखा वो रीडिंग कुछ इतना दिखा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो है इसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। वो जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो नीचे की तरफ होगा इस डायरेक्शन में। चलिए ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F। वैसे यहां पे mg भी एक्ट कर रहा है, यहां पर ये जो mg होगा वो भी यहां पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अब आप सोचिए जब हम इस ऑब्जेक्ट पर जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, मतलब हम इसे दबाएंगे नीचे की तरफ, तो होगा क्या? होगा ये कि यहां पे ये जो इसका रीडिंग है वो बढ़ जाएगा। तो हमें जो रीडिंग दिखा वो हमने मान लिया कि वो कुछ इतना दिखा। तो ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरे केस में चले आते हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पर जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, लेकिन हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में। चलिए यहां पर जो है फोर्स अभी भी हम Fe अप्लाई कर रहे हैं। जितना यहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स हमने अप्लाई किया, लेकिन हमने इस बार डायरेक्शन जो है वो बदला है। हम डायरेक्शन को इधर कर रहे हैं। फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम यहां पर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो अब जब हम इस फोर्स को यहां पर अप्लाई करेंगे तो उस केस में आप सोचो क्या होगा? क्या इसका रीडिंग बढ़ेगा? रीडिंग नहीं बढ़ेगा। अब रीडिंग जो है अभी भी जितना यहां पर था उतना ही रहेगा।
बल्कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जब हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पर जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा, मतलब इसे मिलेगा यहां पर एक एक्सेलरेशन फोर्स के ही डायरेक्शन में। चलिए मान लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये है ए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इसका जो रीडिंग है वो नहीं बढ़ेगा। जितना रीडिंग यहां पर था उतना ही रीडिंग हमें यहां पर अभी भी दिखेगा। आप इसे एक्सपीरियंस करने का कोशिश करें। अब चले आते हैं ये तीसरे वाले केस में, आखिरी जो केस होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा रहेगा। चलिए ये जो फोर्स है ये है एफ ही, तो मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन अब की बार ये जो है ये डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया है। अब की बार ना हमने फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और ना ही हमने फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। तो इस केस में आपको सोचना यह है कि अब क्या होगा। आप सोचें, इस केस में होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो है ये इस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ेगा, इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। मान लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन होगा यहां पर ये होगा ए डैश, तो ये जो ए डैश है ये ए से छोटा होगा, मतलब इस बार ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो आगे तो बढ़ेगा लेकिन उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब एक फोर्स जो है, एक फोर्स यहां पर जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। सो ये जो फोर्स है, मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F1, तो इस फोर्स के कारण जो है इसे मिला एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। और दूसरी तरफ से सोचिए आप, क्या इसका रीडिंग बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इस केस में इसका जो रीडिंग है वो बढ़ेगा। चलिए हमने मान लिया कि रीडिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, जितना यहां पर था उससे थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि एक फोर्स यहां पर जो है नीचे की भी तरफ काम करेगा, तो यहां पर जो है एक फोर्स यहां पर नीचे की तरफ भी काम करेगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F2, तो इसी फोर्स के कारण जो है यहां पर इसका रीडिंग बढ़ा। तो इस केस में दोनों चीजें हमें मिल रही हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है, दूसरा ये रीडिंग भी थोड़ा सा बढ़ा रहा है। दैट मीन ये जो फोर्स है ये दो पार्ट में टूट रहा है, एक कंपोनेंट हुआ F1 और दूसरा कंपोनेंट हुआ F2। तो ये जो F1 है और ये F2 है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसे हम पता कैसे करेंगे? मतलब हम इस F1 और F2 को जो है हम यहां पे ये जो मेन फोर्स F है इसके साथ हम इंटर रिलेट करेंगे, इसमें एक रिलेशन होगा, वही पता करेंगे। तो आप ध्यान से देखें कि यहां पर एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, तो हम जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर R मिलता है। तो यहां पर अगर हम यहां पर F1 और F2 को जोड़ दें तो हमें ये जो रिजल्टेंट वेक्टर F होगा ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही F तो दो पार्ट में टूट रहा है, अगर ये टूटता है तो हमें F1 और F2 मिलता है, तो हम F1 और F2 को जोड़ेंगे तो हमें ये तो मिलेगा ही। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर F1 और F2 को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो मान ले कि यहां पर जो है ये हो गया F1, तो यहां पर ये हो गया F1 और यहां पर जो है ये हो गया F2, तो यहां पर ये हो गया F2। तो हमें क्या करना है, हमें F1 और F2 को जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम यहां से जो है इसे पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो यहां से जो है हम इसे करेंगे यहां पे शिफ्ट, मतलब हम ये जो पहला वेक्टर का हेड है, ये जो दूसरा वेक्टर का टेल है, इसके साथ जोड़ देंगे। हम F1 के हेड के साथ ये जो F2 है इसके टेल को जोड़ देंगे। तो हमने इसे जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहां पर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर F होगा उसे ड्रॉ करना है। सो यहां से जब हम मिलाएंगे तो हमें यहां पर जो है रिजल्टेंट वेक्टर F मिलेगा। तो हमने F1 और F2 को जोड़ा तो हमें यहां पर ये F मिला। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। तो अब हम यहां से बड़े ही आसानी के साथ ये F1 और F2 के वैल्यू को पता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए। वो ये है कि ये जो F है वो F1 या फिर F2 के साथ एंगल कितना बना रहा है।
तो हम यहां पे ये मान लेते हैं कि ये जो f है वो f1 के साथ यहां पर ये जो एंगल बना रहा है ये है थीटा। तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो अगर यहां पर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का ये जो साइड है ये होगा इसका परपेंडिकुलर और ये होगा इसका बेस और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो साइन ऑफ थीटा होगा, साइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा इसका जो परपेंडिकुलर है जो कि है यहां पर f2 डिवाइडेड बाय इसका जो हाइपोटेन्यूज है जो कि है यहां पर f। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो f2 होगा, यहां पर ये जो f2 होगा ये बराबर होगा f साइन ऑफ थीटा के। तो यहां पर जो है हमने f2 के वैल्यू को पता कर लिया है। तो इस केस में ये जो f2 है ये बराबर होगा f साइन ऑफ थीटा के। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो f1 है वो कितना है, तो उसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे कोसाइन ऑफ थीटा को। तो यहां से जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा, कोसाइन ऑफ थीटा जो होगा वो होगा क्या, वो होगा इसका ये जो बेस है वो और डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो। तो यहां पर ये हो जाएगा f1 डिवाइडेड बाय f। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि ये जो f1 होगा ये बराबर होगा f कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहां से जो है हमने f1 के भी वैल्यू को पता कर लिया है। तो यहां पर ये जो f1 है इस केस में ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा इसके f कोसाइन ऑफ थीटा के। तो इस तरह से जो है हम एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान ले कि यहां पर एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये है एफ ही मान लेते हैं। तो हमें अगर जो है इसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व करना है, परपेंडिकुलर कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखें ये f1 और f2 के बीच में यहां पर जो एंगल बन रहा है यहां पर ये 90 डिग्री है। सो हम कहते हैं कि ये जो f है ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व हो गया है, इसे हमने तोड़ लिया है परपेंडिकुलर एक्सिस में। तो यहां पर अगर हम f को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट देखें तो एक कंपोनेंट यहां पर ये होगा इस डायरेक्शन में। चलिए मान लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये है f2 और यहां पर ये जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये है मान लेते हैं कि ये है f1। और हमें ये पता है कि ये जो यहां पर एंगल बन रहा है ये है थीटा। तो यहां पर ये जो f1 होगा वो कितना होगा, हम देखें ये जो मेन फोर्स है वो इस f1 के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। तो हम कहेंगे कि ये जो होगा ये होगा यहां पर f कोसाइन ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि इस केस में आप देखें यहां पर ये जो f है वो इस f1 के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसीलिए ये जो f1 है यहां पर ये जो है ये है f कोसाइन ऑफ थीटा। सो हम याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मेन फोर्स जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाएगा वो होगा वहां पर f कोसाइन ऑफ थीटा, वहां पे हम कोसाइन ऑफ थीटा को यूज करेंगे। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा ये वाला यहां पर ये क्या होगा, फिर ये हो जाएगा यहां पर f साइन ऑफ थीटा के। तो इस तरह से जो है हम एक वेक्टर को जो है दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम स्प्लिट कर सकते हैं एक वेक्टर को और उन्हें हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि कब कौन सा कंपोनेंट होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम वेक्टर के और भी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।